हाल ही में यूरोप की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उस समय हिल गई जब रशिया का एक ड्रोन पोलैंड की टेरिटरी के भीतर आ गिरा। इसके तुरंत बाद नेटो ने आर्टिकल 4 को इन्वोक करते हुए इमरजेंसी कंसल्टेशंस बुलाए। ध्यान देने योग्य है कि नेटो का ये प्रोविजन केवल बेहद सीरियस सिचुएशंस में एक्टिवेट किया जाता है और कोल्ड वॉर के बाद इसे बहुत कम बार इस्तेमाल किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। आज हम इसी घटना नेटो के आर्टिकल 4 और इसके जो व्यापक प्रभाव है उन पर गहराई से चर्चा करेंगे, खासकर भारत के नज़रिए से इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल, ये घटना यूरोप में जो तनाव चल रहा है उसे एक नए कह सकते हैं खतरनाक मोड़ पे ले आई है। रशिया यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद ये शायद पहली बार है कि नाटो मेंबर स्टेट्स ने सीधे तौर पर अपनी सीमा के अंदर रशियन मिलिट्री हार्डवेयर को इंगेज किया है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक सीमा उल्लंघन नहीं बल्कि एक मेजर एस्केलेशन पॉइंट बन सकता है। तो चलिए सीधे घटनाक्रम पर आते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? 9 और 10 सितंबर की रात को हुआ क्या था आखिर? देखो, इसकी बैकग्राउंड में है रशिया का यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा मैसिव ड्रोन और मिसाइल असॉल्ट। इसे रीसेंट टाइम्स के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। अच्छा। और इसी दौरान ऐसा पता चला है कि कम से कम 19 रशियन ड्रोन्स पोलैंड के एयर स्पेस में एंटर कर गए। सोर्सेज ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये कोई मामूली घुसपैठ नहीं थी। ये ड्रोन्स ना सिर्फ बॉर्डर के पास रहे बल्कि पोलैंड के काफी अंदर तक पेनिट्रेट कर गए। काफी अंदर तक? वॉर्सो के पास तक? हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका डेब्री वॉर्सो कैपिटल से कुछ दूरी पर जो गांव है वहां तक मिला है। 19 ड्रोन पोलैंड के इतने अंदर तक, और ये घुसपैठ ये चली कितनी देर? यही तो सबसे अलार्मिंग एस्पेक्ट है। ये जो इनकर्शन था ये करीब 7 घंटे तक चला। 7 घंटे? हाँ, 7 घंटे। आप सोच सकती हैं कि किसी देश के एयर स्पेस में फॉरेन मिलिट्री ड्रोन्स का 7 घंटे तक मंडराना कितना सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच है, और इसने पोलैंड में किस हद तक पैनिक फैलाया होगा। डेफिनेटली 7 घंटे तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, और इन ड्रोन्स के ओरिजिन और रशिया की स्ट्रैटेजी के बारे में क्या जानकारी है? रिपोर्ट्स में ईरानियन ओरिजिन शाहिद ड्रोन्स का जिक्र आ रहा है। करेक्ट, यही माना जा रहा है कि ये ईरानियन डिजाइन पर बेस्ड ड्रोन्स हैं जिन्हें अब रशिया बड़े पैमाने पर खुद भी मैन्युफैक्चर कर रहा है। रशिया की टैक्टिक यहाँ बिल्कुल क्लियर दिखती है, स्वॉर्म अटैक्स। स्वॉर्म अटैक्स मतलब झुंड में भेजना? हाँ बिल्कुल, यानी एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन्स भेजना ताकि एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स ओवरवेल्म हो जाएं। देखो, हर एयर डिफेंस सिस्टम की एक सैचुरेशन पॉइंट होती है। वो एक साथ लिमिटेड नंबर ऑफ टारगेट्स को ही ट्रैक और एंगेज कर सकता है। हाँ, ये तो है। और रशिया हर महीने थाउजेंड्स ऑफ सच ड्रोन्स बना रहा है, जिससे ये स्ट्रैटेजी उसके लिए क्या कहते हैं वायबल हो जाती है। इसमें एक और लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, शायद इन ड्रोन्स का लॉन्च पॉइंट। रशिया तो कह रहा है कि ये यूक्रेन के रास्ते पोलैंड गए, लेकिन पोलैंड और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज को शक है कि कुछ ड्रोन्स ने बेलारूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया होगा। यस, और ये पॉइंट जियोपॉलिटिकली बहुत एक्सप्लोजिव है। बेलारूस ने पब्लिकली डिनाई किया है कि उसका एयर स्पेस इस्तेमाल हुआ, लेकिन हम सब जानते हैं कि मिन्स्क मॉस्को का एक स्टॉन्च अलाय है। हाँ, वो तो है ही। अगर ये साबित हो जाता है कि बेलारूशियन एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ था, तो ये बेलारूस को कॉन्फ्लिक्ट में और सीधे तौर पर खींच सकता है। इससे न सिर्फ मिन्स्क पर इंटरनेशनल प्रेशर और सैंक्शंस बढ़ेंगे, बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट के ज्योग्राफिकल स्कोप को एक्सपैंड करने का खतरा भी पैदा करता है। इट पोटेंशियली ड्रैग्स अनदर कंट्री क्लोजर टू द कॉन्फ्लिक्ट्स सेंटर। जाहिर है पोलैंड ने सिचुएशन पे तुरंत रिएक्ट किया होगा। क्या डिफेंसिव मेजर्स लिए गए? बिल्कुल, पोलिश एयरफोर्स ने तुरंत अपने F-16 फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल किए। स्क्रैम्बल का मतलब है इमरजेंसी सिचुएशन में फाइटर जेट्स को तुरंत हवा में भेजना ताकि थ्रेट को इंटरसेप्ट और न्यूट्रलाइज किया जा सके। पोलैंड ने दिखाया कि वो अपनी सॉवरेनिटी डिफेंड करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और नेटो का रिस्पॉन्स कैसा रहा? क्या अलायंस मैकेनिज्म तुरंत काम करने लगा? इंस्टेंटली। ये नेटो की कलेक्टिव सिक्योरिटी रेडीनेस का एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन था। डच F-35 फाइटर जेट्स, जो लाइकली नेटो के एयर पुलिसिंग मिशन का हिस्सा थे, पोलैंड की मदद के लिए डिस्पैच किए गए। अच्छा, डच जेट्स भी आ गए? हाँ, और इटली का AWACS एयरक्राफ्ट, जो इसेंशियली एक फ्लाइंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है,
पावरफुल रेडार के साथ वो एक्टिवेट हो गया, जो पूरे रीजन की एरियल पिक्चर प्रोवाइड करता है। नेटो के एयर टू एयर फ्यूलिंग टैंकर्स भी एक्टिव हो गए ताकि फाइटर जेट्स लंबे समय तक हवा में रह सकें। यह दिखाता है कि नाटो का इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर और रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी, स्पेशली अपनी ईस्टर्न फ्लैंक पर, कितना इफेक्टिव है। इस जॉइंट एक्शन का नतीजा क्या रहा? क्या ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया जा सका? हाँ, सेवरल ड्रोन्स को सक्सेसफुली शूट डाउन किया गया, लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम खड़ी हुई, फॉलिंग डेब्री। हाँ, मलबे की समस्या। इन ड्रोन्स का मलबा पोलैंड के कई गांवों में गिरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक गांव में तो मलबा सीधे एक घर पर गिरा, कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज, मतलब घर नष्ट हो गया। थैंकफुली सबसे बड़ी रिलीफ की बात यह है कि इस इंसिडेंट में पोलैंड में किसी सिविलियन की डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, बट द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द पॉपुलेशन एंड द मटीरियल डैमेज आर सिग्निफिकेंट। और इसी गंभीर घटना के बाद पोलैंड ने नाटो के आर्टिकल 4 को इन्वोक करने का फैसला किया। हम अक्सर आर्टिकल 5 की बात सुनते हैं, लेकिन ये आर्टिकल 4 क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? राइट। आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस के लिए जाना जाता है, लेकिन आर्टिकल 4 कंसल्टेशन मैकेनिज्म है। ये नेटो फाउंडिंग ट्रीटी के 14 आर्टिकल्स में से सबसे छोटा है, बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सोर्स के अनुसार आर्टिकल 4 कहता है, The parties will consult together whenever, in the opinion of any of them, the territorial integrity, political independence or security of any of the parties is threatened. मतलब सिंपल शब्दों में, जब कोई भी मेंबर स्टेट महसूस करता है कि उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या सिक्योरिटी खतरे में है, तो वो सभी मेंबर स्टेट से कंसल्टेशन की मांग कर सकता है। तो इसका प्राइमरी पर्पस है डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन, ना कि इमीडिएट मिलिट्री एक्शन। प्रिसाइसली। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अलायंस के भीतर किसी इमर्जिंग थ्रेट पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस प्लान करना। ये मेंबर स्टेट्स को एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म देता है, द नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल (NAC), जो नेटो की टॉप पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जहां वो अपने कंसर्न्स रख सकें और कलेक्टिव अटेंशन इंश्योर कर सकें। थिंक ऑफ इट एज रेजिंग अ फॉर्मल अलर्ट विद इन द अलायंस। क्या आर्टिकल 4 इन्वोक करना कॉमन है? क्या ये पहले भी इस्तेमाल हुआ है? इट्स रिलेटिवली रेयर, हालांकि इसका यूज हाल के वर्षों में बढ़ा है, जो बढ़ती इंस्टेबिलिटी को दर्शाता है। सोर्सेज मेंशन करते हैं कि टर्की ने इसे 2003 और 2020 के बीच 5 बार इन्वोक किया था, ज़्यादातर सीरिया और इराक से खतरों के संदर्भ में। फरवरी 2022 में रशिया के फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के बाद 8 ईस्टर्न यूरोपियन अलाइज ने इसे जॉइंटली इन्वोक किया था। अच्छा, एक साथ 8 देशों ने? हाँ, और पोलैंड ने खुद भी आर्टिकल 4 को 2014 में इन्वोक किया था, जब रशिया ने क्राइमिया पर कब्जा किया था। सो व्हाइल नॉट रूटीन, इट्स अ टेस्टेड मैकेनिज्म फॉर सीरियस सिचुएशंस। इससे पहले कि हम आर्टिकल 4 और 5 के अंतर में और गहराई से जाएं, शायद नेटो के बारे में एक क्विक रिफ्रेशर कॉन्टेक्स्ट के लिए मददगार होगा। जरूर। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन डीसी में साइन हुई ट्रीटी से बना था, प्राइमरीली पोस्ट वर्ल्ड वॉर II सोवियत एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। करंटली 32 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, टर्की शामिल हैं, और सबसे न्यू मेंबर है स्वीडन, मार्च 2024। नेटो का कोर मिशन है पॉलिटिकल और मिलिट्री मीन्स के जरिए अपने मेंबर्स की फ्रीडम और सिक्योरिटी को गारंटी करना। और इसका फाउंडेशनल प्रिंसिपल जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आर्टिकल 5, द कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज। एक अलाई पर हमला सभी अलाइज पर हमला माना जाएगा। ये नेटो की क्रेडिबिलिटी का कॉर्नरस्टोन है। ये याद रखना भी इंपॉर्टेंट है कि नेटो की अपनी कोई परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। मेंबर नेशंस स्वेच्छा से अपनी फोर्सेस कंट्रीब्यूट करते हैं जब कलेक्टिव एक्शन की जरूरत होती है। ओके, अब आते हैं आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 के बीच के क्रूशल डिफरेंस पर। पोलैंड ने आर्टिकल 4 इन्वोक किया है, 5 नहीं। ये अंतर इतना क्रिटिकल क्यों है? एब्सोल्युटली क्रिटिकल, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस बहुत अलग हैं। आर्टिकल 4 इन्वोक करने से कंसल्टेशंस ट्रिगर होती हैं। ये डायलॉग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, थ्रेट असेसमेंट और पोटेंशियल पॉलिटिकल या डिफेंसिव मेजर्स को कोऑर्डिनेट करने के बारे में है। ये ऑटोमेटिकली मिलिट्री इंटरवेंशन की ओर नहीं ले जाता। इट्स अ मैकेनिज्म फॉर डी-एस्केलेशन एंड क्राइसिस मैनेजमेंट विद इन द अलायंस फ्रेमवर्क। जबकि आर्टिकल 5 युद्ध का ट्रिगर है, कह सकते हैं? एसेंशियली यस। आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस ट्रिगर है। अगर इस सिचुएशन में आर्टिकल 5 इन्वोक होता तो उसका मतलब होता कि नेटो इस ड्रोन इनकर्जन को पोलैंड पर एक आर्म्ड अटैक मानता है और इस तरह पूरे अलायंस पर।
आर्टिकल 5 के तहत सभी 32 मेंबर स्टेट्स, जिनमें यूएस, यूके और फ्रांस जैसे न्यूक्लियर पावर्स भी शामिल हैं, पोलैंड की मदद करने के लिए ऑब्लिगेटेड होते, पोटेंशियली डायरेक्ट मिलिट्री फोर्स के जरिए अग्रेसर के खिलाफ, जो इस कॉन्टेक्स्ट में रशिया है। बाप रे, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती। हाँ, वो एक मैसिव एस्केलेशन होता, पोटेंशियली नेटो और रशिया के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की ओर ले जाता, एक ऐसा सिनेरियो जिसके कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस होते। और आर्टिकल 5 इतिहास में सिर्फ एक बार ही इन्वोक हुआ है ना? Correct. The only time Article 5 was invoked was in response to the 9/11 terrorist attacks against United States. ये इस बात को हाईलाइट करता है कि कलेक्टिव डिफेंस ट्रिगर करने का थ्रेशोल्ड कितना हाई है। इसके लिए एक क्लियर और सिग्निफिकेंट आर्म्ड अटैक की जरूरत होती है। ये जो करंट ड्रोन इंसिडेंट है, हालांकि ये बहुत सीरियस और प्रोवोकेटिव है, नेटो मेंबर्स ने इसे फॉर नाउ उस थ्रेशोल्ड से कम आंका है। आर्टिकल 4 इन्वोक करने से एक मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया जा सकता है, सीरियसनेस सिग्नल करते हुए, बिना इमीडिएट लार्ज स्केल मिलिट्री एस्केलेशन के। इस इंसिडेंट पर रिएक्शंस भी काफी स्ट्रांग रहे हैं। पोलिश प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क का बयान था कि यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ओपन कॉन्फ्लिक्ट के इतने करीब है। यस, वो स्टेटमेंट वार्सा और नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक पर महसूस की जा रही ग्रेविटी को दिखाता है। ये इस परसेप्शन को दर्शाता है कि यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट कंटेन्ड नहीं है और स्पिल ओवर का रिस्क रियल है और बढ़ रहा है। इसमें जोड़ते हुए यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने सजेस्ट किया कि ये इंकर्जन जानबूझकर इंटेंशनल लगता है, एक्सीडेंटल नहीं, जो रशिया के नैरेटिव का सीधा कॉन्ट्रडिक्शन है। रशिया की ऑफिशियल पोजीशन क्या है इस पे? रशिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनाई की है, ये सजेस्ट करते हुए कि ड्रोन्स शायद नेविगेशनल एरर या टेक्निकल मेलफंक्शन की वजह से पोलिश एयर स्पेस में चले गए होंगे। ये एक स्टैंडर्ड प्लेबुक रिस्पॉन्स है, डिनाई, डिफ्लेक्ट और एम्बिग्विटी क्रिएट करना। ये पोलैंड और ईयू के असेसमेंट से बिल्कुल विपरीत है। नेटो लीडरशिप और यूक्रेन ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है? नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने पोलैंड के साथ पूरी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की है, अलायंस के अपनी टेरिटरी डिफेंड करने के कमिटमेंट पर जोर दिया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इसे यूरोप के लिए डेंजरस प्रेसिडेंट कहा और एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट रिस्पॉन्स की मांग की। जाहिर है, यूक्रेन इसे रशियन अग्रेशन का एक और सबूत मानता है, जो वाइडर यूरोपियन सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रहा है, और इसे और अधिक मिलिट्री एड और फास्टर नेटो इंटीग्रेशन के लिए तर्क के रूप में इस्तेमाल करता है। कुछ यूएस लॉ मेकर्स के इसे एक्ट ऑफ वॉर कहने की भी रिपोर्ट्स थीं। क्या ये आर्टिकल 5 की तरफ दबाव का संकेत है? कुछ आवाजें जरूर हैं, खासकर यूएस में कुछ हॉकिश लॉ मेकर्स के बीच, जो एक ज्यादा रॉबस्ट रिस्पॉन्स के लिए पुश कर रही हैं, पॉसिबली आर्टिकल 5 की ओर इशारा करते हुए। हालांकि व्हाइट हाउस और नेटो हेडक्वार्टर्स का ऑफिशियल स्टांस आर्टिकल 4 कंसल्टेशंस, डिफेंसेस को स्ट्रेंथन करने और इमीडिएट एस्केलेशन से बचने पर फोकस्ड रहा है। एक्सपर्ट एनालिसिस जैसे क्लिंगनडेल इंस्टीट्यूट के बॉब डीन का ये रीइंफोर्स करता है कि आर्टिकल 4 प्राइमरीली कोऑर्डिनेशन और रिजॉल्व सिग्नल करने के लिए है, न कि जरूरी तौर पर आर्टिकल 5 की ओर एक प्री डिटरमिन्ड स्टेप। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें, ये स्पेसिफिक इंसिडेंट इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? क्या चीज़ इसे अलग बनाती है? इसके कई की रीजंस हैं। पहला, जैसा हमने पहले भी कहा और सोर्सेज में भी है, ये शायद पहला इंस्टेंस है फुल स्केल यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद जहां नेटो मेंबर स्टेट फोर्सेस ने सीधे तौर पर नेटो टेरिटरी के अंदर रशियन मिलिट्री एसेट्स पर एंगेज और फायर किया है। ये एक सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल और ऑपरेशनल थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है। दूसरा, एस्केलेशन का जाहिर खतरा। एब्सोल्युटली, इस इंसिडेंट ने कॉन्फ्लिक्ट के यूक्रेन से बाहर एस्केलेट होने के परसीव्ड रिस्क को ड्रामेटिकली बढ़ा दिया है। अगर ऐसी इंकर्जन्स दोबारा होती हैं या कोई फ्यूचर इंसिडेंट कैजुअलिटीज का कारण बनता है या उसे साफ तौर पर डिलिबरेट एग्रेशन माना जाता है, तो आर्टिकल 5 इन्वोक करने का प्रेशर बहुत बढ़ सकता है। ये नेटो और रशिया को एक पोटेंशियली डेंजरस कोलिजन कोर्स पर डालता है। तीसरा, नेटो के डिफेंस पोस्चर पर इसका असर। यस, ये इंसिडेंट नेटो के एयर डिफेंसेस पर, उसके पूरे ईस्टर्न फ्लैंक पर इमेंस स्ट्रेन डालता है। ये अलायंस को मजबूर करता है कि वो अपनी सर्वेलेंस, रेडीनेस और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को और बोल्स्टर करे। हम पहले से ही एक्शंस देख रहे हैं, जैसे जर्मनी का रीजन में एडिशनल पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय करना, फाइटर पेट्रोल्स का बढ़ना और कंटिन्यूअस एवैक्स फ्लाइट्स। इसमें सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज लगते हैं और कांस्टेंट विजिलेंस की जरूरत होती है। क्या ये एक डिलिबरेट रशियन टैक्टिक भी हो सकती है? स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग या नेटो के लिमिट्स टेस्ट करना? ये एक बहुत प्लॉजिबल इंटरप्रिटेशन है जिसे एनालिस्ट कंसीडर कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या रशिया जानबूझकर नेटो के रिस्पांस थ्रेशोल्ड्स को प्रोब कर रहा है? ये देखने की कोशिश कर रहा है कि वो आर्टिकल 5 ट्रिगर किए बिना कहां तक पुश कर सकता है।
ये एक कैलकुलेटेड टैक्टिक हो सकती है नेटो को ऑफ बैलेंस रखने, उसके रिसोर्सेज स्ट्रेच करने, एंजाइटी क्रिएट करने और अलायंस की पॉलिटिकल विल और यूनिटी को टेस्ट करने की, वो भी प्लॉजिबल डिनायबिलिटी बनाए रखते हुए। जो हमें आखिरी पॉइंट पर लाता है नेटो की यूनिटी। प्रिसाइजली इस तरह के क्राइसिस अलायंस कोहेजन के टेस्ट होते हैं। हालांकि ये प्रोवोक करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ये नेटो को सॉलिडारिटी और रिजॉल्व डेमोन्स्ट्रेट करने का अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। स्विफ्ट आर्टिकल 4 कंसल्टेशन और इमीडिएट सपोर्ट एक्शंस जैसे डच F-35s का पोलैंड की मदद करना मॉस्को को यूनिटी और डिटरेंस का एक स्ट्रांग मैसेज भेजने के लिए इंटेंडेड है। आगे देखते हुए इन आर्टिकल 4 कंसल्टेशंस के बाद पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? हम एक रिफाइंड जॉइंट स्ट्रैटेजी पर डिस्कशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पोटेंशियली आगे और सैंक्शंस लग सकते हैं, सिर्फ रशिया पर ही नहीं बल्कि शायद बेलारूस पर भी, अगर उसकी कंप्लिसिटी साबित होती है। मिलिटरीली हम ईस्टर्न फ्लैंक पर एनहांस्ड डिप्लॉयमेंट्स देखेंगे, ज्यादा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे पेट्रियट बैटरीज, नेटो कमांड के तहत ऑपरेट करने वाले ज्यादा फ्रीक्वेंट फाइटर पेट्रोल्स और परसिस्टेंट AWS सर्वेलेंस शायद नॉर्म बन जाए। ये बेलारूस वाला एंगल काफी क्रिटिकल लगता है। इंडीड, अगर कॉन्क्रीट एविडेंस सामने आता है जो साबित करता है कि बेलारूशियन एयर स्पेस जानबूझकर इस्तेमाल किया गया था, तो मिन्स्क से सिग्निफिकेंट डिप्लोमैटिक आइसोलेशन और ज्यादा टफ इकोनॉमिक सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। इससे बेलारूस शायद रशिया के कैंप में और मजबूती से चला जाए, लेकिन लुकाशेंको रेजिम पर इंटरनल प्रेशर भी बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी चिंता तो वाइडर कॉन्फ्लिक्ट के रिस्क की बनी हुई है। यस, वो अंडरलाइंग रिस्क दुर्भाग्य से बढ़ गया है। ये इंसिडेंट एक स्टार्क रिमाइंडर है कि रशिया यूक्रेन वॉर में डेंजरस स्पिलओवर की पोटेंशियल है। किसी भी साइड से एक मिसकैलकुलेशन, एक एक्सीडेंटल एस्केलेशन या फ्यूचर में कोई डेलिब्रेट प्रोवोकेशन पोटेंशियली एक डायरेक्ट नाटो रशिया कॉन्फ्लिक्ट भड़का सकता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबल और डेवेस्टेटिंग होंगे। अब फोकस शिफ्ट करते हैं एक क्रूशियल एस्पेक्ट पर हमारे लिसनर्स के लिए, खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं भारत के लिए। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? हालांकि सोर्सेज में सीधे तौर पर भारत का उल्लेख नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल ट्रेमर्स अनिवार्य रूप से हमारे तटों तक पहुंचते हैं। इसे इंडियन पर्सपेक्टिव से कैसे एनालाइज करना चाहिए? उसके लिए एक एनालिटिकल लेंस की जरूरत है, ग्लोबल इवेंट्स को इंडिया के स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट से लिंक करने की। पहला, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी फैक्टर बढ़ जाता है। यूरोप में बढ़ती इंस्टेबिलिटी सीधे ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंपैक्ट करती है। भारत के लिए इसका मतलब हो सकता है एनर्जी प्राइसेस में ज्यादा वॉलेटिलिटी, जो हमारे इंपोर्ट्स पर निर्भरता को देखते हुए बहुत क्रूशियल है। भारत को यूरोप से जोड़ने वाले ट्रेड रूट्स में डिस्ट्रप्शंस और एक पोटेंशियल ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन जो हमारे एक्सपोर्ट्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक्स के अलावा ये भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे कॉम्प्लिकेट करता है? ये बैलेंसिंग एक्ट तो और मुश्किल होता जा रहा है। एग्जैक्टली ये उस डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग एक्ट को इंटेंसिफाई करता है जो भारत करता आ रहा है। भारत के रशिया के साथ हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, खासकर डिफेंस और एनर्जी में, जबकि साइमल्टेनियसली वो यूएस और की यूरोपियन नेशंस के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को गहरा कर रहा है, जैसे क्वाड, इंडिविजुअल पार्टनरशिप्स। यूरोप में एक मेजर एस्केलेशन नई दिल्ली पर वेस्ट की तरफ से दबाव काफी बढ़ा सकता है कि वो रशिया के खिलाफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंस ले, पोटेंशली मॉस्को को ज्यादा साफ तौर पर कंडेम करे या चल रहे डिफेंस डील्स जैसे S-400 की समीक्षा करें। ये सीधे तौर पर भारत की मल्टी अलाइंड इशू बेस्ड फॉरेन पॉलिसी की परसूट को चैलेंज करता है। ये मुश्किल चॉइसेस सामने लाता है, जहां एक साइड को खुश करने से दूसरी साइड नाराज हो सकती है। तो क्या ये घटना भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के केस को रीइंफोर्स करती है? एब्सोल्युटली। बढ़ती ग्रेट पावर कंपटीशन और इस तरह के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स वाली दुनिया में भारत के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये इवेंट इस जरूरत को रेखांकित करता है कि भारत को मैक्सिमम पॉलिसी स्पेस बनाए रखना चाहिए, फैसले पूरी तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर करने चाहिए और किसी एक कैंप में फंसने से बचना चाहिए। ये रोबस्ट इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज की जरूरत को हाईलाइट करता है, ताकि एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज कम हो और कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल करंट्स को नेविगेट करने के लिए डिप्लोमैटिक एजिलिटी हो। यूरोप में जो हो रहा है वो एक पोटेंट रिमाइंडर है कि ग्लोबल ऑर्डर फ्रैजाइल है, प्रेडिक्टेबिलिटी कम है और सेल्फ रिलायंस के साथ फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप्स भारत की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए की हैं। तो इन सब को समेटें तो पोलैंड के ऊपर ये ड्रोन घटना सिर्फ एक लोकलाइज्ड इवेंट नहीं है, ये एक सीरियस एस्केलेशन है, नेटो के लिए एक टेस्ट है और यूक्रेन युद्ध से जुड़े व्यापक जोखिमों की एक अहम याद दिलाता है। आर्टिकल 4
का इन्वोक होना इसकी गंभीरता को दर्शाता है, भले ही आर्टिकल 5 फिलहाल टेबल से बाहर है। प्रिसाइजली, ये एक कॉम्प्लेक्स हाई स्टेक सिचुएशन है जो केयरफुल मैनेजमेंट की मांग करती है। इमीडिएट फोकस आर्टिकल 4 के तहत डायलॉग के जरिए डीस्केलेशन पर होगा। साथ ही नेटो के ईस्टर्न फ्लांक पर डिटरेंस को मजबूत किया जाएगा ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो और मॉस्को को रिजॉल्व का स्पष्ट संकेत मिले। डिप्लोमैटिक चैनल्स टेंशंस को मैनेज करने के लिए ओवरटाइम काम करेंगे, जबकि मिलिट्री प्लानर्स कंटिजेंसी प्लान्स रिव्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। क्या रूस द्वारा पोलैंड में ड्रोन भेजे जाने की घटना यूरोप को वर्ल्ड वॉर II के बाद सबसे गंभीर सुरक्षा संकट की ओर ले जा रही है, या ये केवल पावर प्रोजेक्शन की स्ट्रैटेजी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यू आर वॉचिंग UPSC Civil 360, द ओनली UPSC चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।